हेलो नमस्कार। चलिए अपनी इतिहास की वीडियो में आज मैं अगली कड़ी में आपके सामने मैसूर साम्राज्य की वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, आप जानते हैं मैसूर साम्राज्य हैदर अली का उत्थान और टीपू सुल्तान अंत में अंग्रेजों द्वारा मैसूर की पराजय और मैसूर साम्राज्य का पतन 1761 से लेकर 1799 तक हम सारा का सारा पढ़ेंगे। चलिए शुरू करता हूं मैं। आ जाइए आप मेरे साथ। मैसूर साम्राज्य लिखा हुआ है यहाँ पे, मैसूर साम्राज्य वही मैं आपको बता रहा हूँ। हम पढ़ेंगे मैसूर साम्राज्य जो लगभग 1761 से लेकर 1799 तक, और इसमें हम दो राजा पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हैदर अली और दूसरे पढ़ेंगे टीपू सुल्तान। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए आप मेरे साथ। देखिए सबसे पहले ओडियार राजवंश, या मैं कहूँ बाद में इसे वाडियार राजवंश कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने जरा सी भूमिका बनाने की कोशिश की है जिससे आपको अच्छा समझ आए, इसीलिए बस भूमिका बनाने की कोशिश की है। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा इसलिए भूमिका बनाने की कोशिश की गई है। देखिए कह रहा 1399 की बात है। ठीक बात है। यदुराय ने पूरा नाम है यदुराय वोडियार। यदुराय वोडियार ने वोडियार वंश की स्थापना की। ठीक बात है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, ये लोग विजयनगर साम्राज्य के अधीन थे। आप मेरे से पूछेंगे विजयनगर साम्राज्य कौन सा है। देखिए विजयनगर साम्राज्य में आपको पढ़ाऊंगा दिल्ली सल्तनत के समानांतर। आपने देखा होगा जो मैं इतिहास की वीडियो डाली है वो मैंने 1526 से, जहां से बाबर भारत पे आक्रमण करता है, वहां से मैंने मुगल साम्राज्य शुरू किया है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा मैं आगे आगे जैसे आएगा वैसे। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि एक वाडियार वंश है जिसे मैं अभी वोडियार कह रहा हूँ, यदुराय ने स्थापना की है और विजयनगर साम्राज्य के अधीन एक छोटा सा इलाका है। ठीक बात है। उसे ही बाद में वाडियार शासकों द्वारा सफल राज्य बना दिया जाएगा और वाडियार शासक आ जाएंगे। ठीक है, देखिए पहले तो वाडियार राज्य जो है छोटा सा राज्य था, बिल्कुल ठीक बात है, और विजयनगर साम्राज्य के अधीन था। हाँ जी, हम जानते हैं, यही हम बार बार मैं कह रहा हूँ। 1565 की बात है। देखिए 1565 में क्या होगा, दक्षिण भारत में विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण के 4 राज्य इकट्ठे हो जाएंगे और एक युद्ध होगा जिसका नाम होगा राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। ठीक बात है, या तालीकोटा का युद्ध के नाम से जानते हैं। दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे उसे। तो उसमें क्या होगा, विजयनगर साम्राज्य जो है पराजित हो जाएगा और बहुत बुरी तरह पराजित हो जाएगा। तो विजयनगर साम्राज्य के पराजित होने के बाद जो उनके अधीन छोटी छोटी शक्तियां थी वो अपनी स्वतंत्रता घोषित करने का प्रयास करेंगी, और इन्हीं छोटी छोटी शक्तियों में एक राज्य होगा जिसका नाम होगा वाडियार वंश। वाडियार वंश के अधीन मैसूर साम्राज्य स्वतंत्र हो जाएगा और ये स्वतंत्रता 1799 तक रहेगी। ठीक हो गई बात। चलिए विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद वही लिखा हुआ 1765 में हिंदू वाडियार वंश द्वारा मैसूर राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब 1565 के बाद मैसूर वाडियार राजाओं के अधीन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में गठित हो गया है। आगे आगे राजा आते रहे, बहुत ज्यादा उपलब्धियां नहीं है इनकी। तो इनका एक राजा होगा जिसका नाम होगा चिक कृष्णराज। चिक कृष्णराज सेकंड है ये। ठीक बात है। इसके समय में दो इसके जो होंगे, एक तो होंगे देवराज जो कि सेनापति के पद पर होंगे, 2 व्यक्ति, इनमें से देवराज, और दूसरा होगा नंजराज। तो देवराज और नंजराज देख लीजिए क्या काम देख रहा है, वित्त और राजस्व नियंत्रक के रूप में कार्य कर रहा है, जबकि देवराज सेनापति के रूप में काम कर रहा है, और देवराज और नंदराज के रूप में हाथ में सत्ता आ चुकी है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए अब देवराज और नंजराज के हाथ में सत्ता आ चुकी है। चिक कृष्णराज द्वितीय के समय में वो है मुख्य प्रशासक। देख लीजिए एक बार मैसूर जो हैदर अली और टीपू सुल्तान के अधीन जो मैसूर साम्राज्य की स्थापना होगी वो ये होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। मैं अगर आपको कह दूं कर्नाटक में, तो कर्नाटक भी है। वर्तमान में तो मैसूर कर्नाटक में, लेकिन उस समय और आज के समय में राज्यों की सीमाओं में बांटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे राजा शक्तिशाली होता था वैसे वैसे साम्राज्य की सीमाएं बढ़ जाती थी, और जैसे जैसे राजा कमजोर होता था साम्राज्य की सीमा घट जाती थी। और यही मैसूर के साथ हुआ है। मैसूर अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच जाएगा हैदर अली और टीपू सुल्तान के पास नेतृत्व में, और धीरे धीरे इनका पतन शुरू हो जाएगा। तो ये मैसूर राज्य आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर में लिखा है मराठा क्षेत्र। लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ है निजाम डोमिनियन, यानी निजाम का क्षेत्र। और इधर जो है ये मद्रास का इलाका होगा। मद्रास आप जानते हैं अंग्रेजों का सेंटर है। इधर माहे का क्षेत्र है और इधर त्रावणकोर है। ठीक है, मैं आपको अगले मैप में दिखाता हूं और स्पष्ट समझ आएगा आपको। देखिए
ये जो अलग सा कलर कर रखा है, ये शेडेड कलर, ये मैसूर राज्य है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। आप देख लीजिए, मैसूर राज्य ये है जिस क्षेत्र का हम इतिहास पढ़ रहे हैं। और हम कब से कब तक का पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं 1761 से 1799 तक। ठीक बात है, इस क्षेत्र का इतिहास पढ़ रहे हैं। देख लीजिए, अगर जो मैं आज के भौगोलिक मैप को लेकर के उसके चारों ओर सीमा खींचना चाहूँ तो देख लीजिए, केवल एक ही राज्य में नहीं है, कर्नाटक से लेकर वर्तमान में तेलंगाना तक का इलाका, थोड़ा महाराष्ट्र का इलाका और तमिलनाडु तक का इलाका, कुछ इलाका जो है मैसूर राज्य के अंतर्गत आता था। आप देख लीजिए, लिखा भी हुआ है, ये मैसूर राज्य लिखा हुआ है। ये महाराष्ट्र के इतिहास से ये मैप आपके लिए तैयार किया गया। मराठा साम्राज्य है, ये आप देख सकते हैं। ये निजामची लिखा है, ये मराठी भाषा में लिखा है, तो निजाम राज्य लिखा है। ये मद्रास है, ये अंग्रेजों का सेंटर है। और ये पौंडीचेरी है फ्रांसीसियों का, और ये माहे, ये भी फ्रांसीसियों का, और ये त्रावणकोर है। तो आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। मैसूर राज्य के समक्ष चुनौतियां भी समझ गए होंगे। उत्तर पश्चिम में मराठा राज्य है, उत्तर में निजाम राज्य है, पूरब में मद्रास है, मद्रास का मतलब अंग्रेज है, और पांडिचेरी है और माहे है, और दक्षिण में त्रावणकोर राज्य है। तो आप देख लीजिए, चारों तरफ से विदेशी शक्तियों से घिरा हुआ है। विदेशी शक्तियों से क्या कहूँ, शत्रुओं से घिरा हुआ है, ऐसा कहना ज्यादा प्रासंगिक होगा। ठीक होगी बात। तो हम पढ़ते हैं, आ जाइए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। हैदर अली और टीपू सुल्तान। पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको मैंने बताया हैदर अली जो है इनके यहाँ पे होगा। इससे पहले मैं हैदर अली का अगर जो इतिहास खंगालूं तो आपको मैं पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। हैदर अली किसके यहाँ काम करता था? हैदर अली पहले अहमदनगर राज्य में काम करता था। किसके अधीन काम करता था? अहमदनगर राज्य में। 1633 में आपको याद होगा पिछले, तो शाहजहां ने अहमदनगर राज्य का मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया था। ठीक होगी बात। विजयनगर साम्राज्य अहमदनगर साम्राज्य का मुगल में विलय हो जाने से तो जो आपके हैदर अली थे वो अहमदनगर से किसके यहाँ आ जाएंगे? अहमदनगर से बीजापुर के यहाँ आ जाएंगे नौकरी करने। ठीक बात है। और बीजापुर का ही क्षेत्र जो है, बीजापुर के यहाँ नौकरी कर रहे होंगे। बीजापुर का क्षेत्र और विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सीमाएं लगती थी, बहुत मिलता जुलता था। ठीक बात है, दोनों में परस्पर टक्कर भी होगी। तो उसके बाद वहीं पर विजयनगर साम्राज्य के अधीन जो है वाडियार वंश के यहाँ पे नौकरी करने आ जाएंगे। कौन? आपके हैदर अली। ठीक होगी बात। तो पहले अहमदनगर में, अहमदनगर से बीजापुर, और बीजापुर से कहाँ आ रहे हैं? वाडियार वंश के यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे एक अपना साम्राज्य खड़ा कर देंगे। ठीक होगी बात। चलिए मैं आगे चलता हूं। देखिए 1761 में हैदर अली, जिसने अपने जीवन की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी, और धीरे धीरे मैसूर के वाडियार राजवंश को गद्दी से हटाएगा और अपना राजवंश स्थापित कर देगा। ये कैसे बनी कहानी वो देख लेते हैं। चलिए 1759 की बात है। मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। अब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। हैदर अली ने बड़ी वीरता दिखाई मराठों के खिलाफ और खड़ा हो गया अकेला झंडा लेकर मैसूर का। तो हैदर अली लाइमलाइट में आ गया, पता लग गया कि बहुत योग्य है। तो हैदर अली उसी समय सेनापति के पद पर नियुक्त हुआ था। ठीक बात है। आप कहेंगे कि भाई साहब सेनापति कौन था? मैं अगर दिखा देता हूं, आप कहेंगे देवराज तो सेनापति था और नंजराज वित्त मंत्री था, राजस्व नियंत्रक था। देवराज की मृत्यु हो जाएगी, और देवराज की मृत्यु के बाद नंजराज जो है हैदर अली को सेनापति के पद पर नियुक्त कर रहा है। ठीक बात है। हैदर अली यहाँ पे एक और कमाल दिखाएगा। तिरुचिरापल्ली में अंग्रेजों ने घेरा डाल रखा था, तो हैदर अली वहां सेना लेके जाएगा और अंग्रेजों को बहुत सा बंदूकें और बारूद को छीन के ले आएगा, और जिससे अपनी साम्राज्य में, अपनी शक्ति में वृद्धि करेगा हैदर अली। तो आप देख सकते हैं। ठीक हो की बात। चलिए आगे चलता हूं। तो 1759 में हैदर अली को सैनिक के पद पर नियुक्त कर दिया था, आप जानते हैं। तो 1760 में हैदर अली ने नंजराज की भी हत्या कर दी, और 1761 में वास्तविक शासक बन गया। आप जानते हैं, अगर हैदर अली के समक्ष कोई बाधा थी तो चिक कृष्णराज द्वितीय बाधा नहीं थी, बल्कि उसके दो अधिकारी देवराज और नंजराज थे। तो हैदर अली ने दोनों को समाप्त करके गद्दी पर कब्जा कर लिया है। अब 1761 में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया है। 1763 में इसने बंदनूर पे कब्जा किया। बंदनूर का मतलब हैदराबाद पे। तो आप देख सकते हैं, अभी मैप में हमने देखा, ये है हैदराबाद। तो हैदर अली ने उत्तर पूर्व की ओर बंदनूर पे कब्जा किया, और बंदनूर का नाम ही अपने नाम से क्या रखेगा? हैदराबाद नाम रखेगा इसका। इसके अलावा कनारा, रायदुर्ग, ये सारे कर्नाटक के छोटे छोटे इलाके हैं, इन सब पे अधिकार कर लिया, अपने आसपास के इलाकों पर अधिकार कर रहा है।
अब दक्षिण की तरफ बढ़ा, दक्षिण की तरफ कालीकट, कोचीन और पालघाट तक चला गया। देखिए ये वाले इलाके हैं, आप देख सकते हैं ये वाले इलाके में, दक्षिण में केरल के क्षेत्र में चला गया। आप देख सकते हैं पालघाट, ठीक है, तो दक्षिण के इलाकों में चला गया है। ये देखिए ये लिखा कालीकट, ये लिखा ना, तो आप देख सकते हैं दक्षिण के इलाकों में जा रहा है। देखिए कहाँ जा रहा है, दक्षिण के इलाकों में जाने पर कालीकट, कोचीन, पालघाट। पालघाट एक दर्रा है केरल के अधीन, केरल के राज्य में, तो वहां के क्षेत्रों तक अपना विस्तार शुरू कर दिया है। ठीक होगी बात। चलिए, हैदर अली ने अपनी राजधानी भी बनाएगा। राजधानी किसे बनाएगा? श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाएगा। सामान्यतः ग्रुप सी जैसे पेपरों में कई बार पूछा गया है, मैसूर राज्य की राजधानी क्या थी, तो श्रीरंगपट्टनम है इनकी राजधानी। चलिए, अब इसके हैदर अली बहुत महत्वाकांक्षी था, तो राज्य विस्तार में इसके समक्ष चुनौतियां क्या क्या है? मैंने आपको बताया मद्रास में अंग्रेज बैठे हैं, निजाम बैठे हैं, और कौन बैठा है? मराठे बैठे हैं। मराठे उत्तर पश्चिम में है और निजाम उत्तर पूर्व में है और अंग्रेज पूर्व में है इसके। तो हैदर अली को ये अपना प्रबल प्रतिद्वंदी मान गए हैं। अब ये तय हो गया है, हैदर अली को अगर अपनी महत्वाकांक्षाओं को परवान चढ़ाना है, यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, तो इनके साथ तो टक्कर लेनी पड़ेगी। ठीक बात है। पहले तो मराठों ने ही हैदर अली पर आक्रमण शुरू कर दिया। माधवराव, आप जानते हैं 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे पराजित हो गए थे अहमद शाह अब्दाली की। ठीक बात है। मराठे पराजित होने के बाद माधवराव गद्दी पर बैठा था और माधवराव ने शीघ्र ही मराठों को संभालने की कोशिश की और दक्षिण के क्षेत्रों पर आक्रमण किया। आप जानते हैं चौथ वाला इलाके थे इनके, तो दक्षिण पर आक्रमण किया। 3 बार हैदर अली पर आक्रमण किया। हैदर अली ने तीनों बार पराजय हुई हैदर अली की, लेकिन हैदर अली ने धैर्य नहीं माना और अकलमंदी करी, क्योंकि शुरुआत हो रही थी, राज्य की स्थापना हो रही थी। अगर शीघ्र ही मराठों से लड़ पड़ता तो साजिश छीनबीन हो जाता। उसने मराठों को राज्य का कुछ हिस्सा और धन दे करके मुसीबत को कुछ समय के लिए टाल दिया। देख लीजिए 1764, 1766 और 1771 3 बार मराठों का हैदर अली के राज्य पर आक्रमण हो रहा है और तीनों बार हैदर अली पराजित हो रहा है। ठीक हो गई बात। तो इसका मतलब मैसूर राज्य के लिए मराठे जो हैं एक बड़ी चुनौती है। चलिए, 1772 में माधवराव की मृत्यु हो जाएगी। माधवराव की मृत्यु होने के बाद मराठा दरबार में गुटबंदी चल जाएगी। मैं आपको जब मराठा साम्राज्य पढ़ाया था तो मैंने कहा था माधवराव के बाद नारायण राव गद्दी पर बैठा, नारायण राव के बाद माधवराव नारायण राव गद्दी पर बैठा, लेकिन उस समय उनका चाचा था रघुनाथ राव जो गद्दी पर अपना दावा पेश कर रहा था, जिस कारण से उससे माधवराव नारायण राव वर्सेस रघुनाथ राव हो गया और रघुनाथ राव जाकर के अंग्रेजों की गोद में बैठ गया था और 1775 में अंग्रेजों से उसने सूरत की संधि कर ली थी। तो मराठे और अंग्रेजों का 1775 से 1782 तक पहला ओंगल मराठा युद्ध चलेगा। उसी दौरान हैदर अली फायदा उठाएंगे जब मराठे अंग्रेजों के विरुद्ध व्यस्त होंगे। और हैदर अली क्या करेगा? हैदर अली अपने जो क्षेत्र हार गया था मराठों के आक्रमण के समय, उन्हें दोबारा प्राप्त कर लेगा, अपने क्षेत्रों पर कब्जा कर लेगा। ठीक होगी बात। अब अंग्रेजों के साथ भी मराठों की टक्कर होनी लाजमी थी। क्यों? क्योंकि जहां अंग्रेज बड़े महत्वाकांक्षी थे तो मराठे भी बड़े महत्वाकांक्षी, मैसूर भी बड़ा महत्वाकांक्षी था, तो मैसूर वर्सेस अंग्रेज होना ही था। इसी कारण से अंग्रेजों के मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े गए। इन्हीं युद्धों को ओंगल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है तथा वे सभी युद्ध 1767 से 1799 के बीच लड़े गए हैं। ओंगल मैसूर युद्ध, मैं यहाँ इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर आगे डिटेल से पढ़ते हैं। पहला ओंगल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हुआ। दूसरा ओंगल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। ये दोनों युद्ध तो हैदर अली लड़ेगा और दूसरे युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु भी हो जाएगी। तो अंत में दूसरे युद्ध की शुरुआत तो हैदर अली करेगा, लेकिन दूसरे युद्ध को समाप्त आपका टीपू सुल्तान करेगा। फिर तीसरा और चौथा युद्ध जो है दोनों के दोनों टीपू के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। ठीक होगी बात। देखिए यहाँ बताया भी गया है, दूसरे ओंगल मैसूर युद्ध के दौरान ही हैदर अली घायल हो जाएगा। घायल हो जाने के कारण कुछ समय बाद हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी। तो हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान शासक बनेगा। टीपू सुल्तान के नेतृत्व में ही तीसरा और चौथा ओंगल मैसूर युद्ध लड़े गए। चौथे ओंगल मैसूर युद्ध के दौरान ही टीपू की मृत्यु हो जाएगी और इसके साथ है मैसूर की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी और ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन मैसूर आ जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चारों युद्ध कैसे कैसे क्या क्या कारण बने, हम पढ़ना शुरू करते हैं। आइए,
पहला ओंगल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 की बात है। चलिए, हैदर अली का उत्कर्ष हो रहा था, और हैदर अली का उत्कर्ष हो रहा था तो अंग्रेज हैदर अली को एक बड़ी चुनौती मान रहे थे अपने समक्ष, क्योंकि अंग्रेज भी महत्वाकांक्षी थे। तो नीचे लिखा ही है, देख लीजिए, हैदर अली और अंग्रेज के मध्य संघर्ष होने का प्रमुख कारण दोनों ही अपने क्षेत्र में वृद्धि, यानी दोनों महत्वाकांक्षी हैं। ठीक बात है। अंग्रेजों ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ संधि कर ली थी, बिल्कुल ठीक बात है। तो मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ साठगांठ करना हैदर अली की आंखों में खटक रहा था कि अंग्रेजों ने उसके विरुद्ध एक गुटबाजी शुरू कर दी है। ठीक होगी बात, तो आप देख सकते हैं। चलिए, तो देखिए, अंग्रेजों ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर मैसूर पर हमला कर दिया। तो देख लीजिए, सबसे पहला युद्ध जो चल रहा है, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया आईएएस में, अंग्रेजों ने मराठे और हैदराबाद के निजाम के साथ गुट बना लिया, यानी त्रिगुट बनाया वर्सेस मैसूर। मैसूर अकेला है, तो बिल्कुल ठीक बात है। तो मैसूर अकेला है। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा है? जोसेफ स्मिथ कर रहा है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। अब हैदर अली ने कूटनीति का प्रयोग किया, बिल्कुल ठीक बात है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है। हैदर अली बहुत ज्यादा कूटनीतिक था, उसने क्या करा, अंग्रेजों के त्रिगुट को तोड़ दिया और मराठे और निजाम को अपनी ओर मिला लिया, जिससे अंग्रेज अकेले रह गए और अंग्रेज बुरी तरह पराजित हो गए। हैदर अली, तीनों की सेना हैदर अली, मराठों और निजाम के साथ मिलकर मद्रास पर चढ़ाई कर दी। मद्रास वो जगह है जो कि अंग्रेजों का केंद्र था दक्षिण का। अब बुरी तरह से घिर गए अंग्रेज। मद्रास को चारों तरफ से घिरा देखकर अंग्रेजों ने सोचा संधि कर लेना ही ठीक रहेगा, और 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि हो रही है। यानी पहले युद्ध में कौन पराजित हुआ है? पहले युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए हैं, और ये सब हो पाया हैदर अली की कूटनीति से। अगर हैदर अली स्त्री गुट को तोड़कर मराठे और निजाम को अपनी तरफ नहीं मिलाता तो पहले युद्ध में हैदर अली पराजित हो जाता। इसलिए पेपर में क्वेश्चन आया, हैदर अली और टीपू सुल्तान में कौन ज्यादा चालाक या कूटनीतिक था? तो हैदर अली कूटनीतिक था। आगे हम देखेंगे इस तरह की कूटनीतिक हमें टीपू में नहीं दिखेगी और टीपू पराजित हो जाएगा। तो 4 अप्रैल 1769 को संधि हो रही है। संधि का नाम है मद्रास की संधि। क्या है संधि, हम देख लेते हैं। चलिए, दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्रों पर कब्जा छोड़ देंगे, कहेंगे भाई जो जैसे थे युद्ध से पहले वैसे ही चले जाएंगे। चलिए, अंग्रेज जो है पराजित हुए हैं, तो अंग्रेजों को युद्ध में हुई हानि भी भरनी पड़ेगी। इतना खर्चा कर दिया हैदर अली ने, सैनिक मारे गए हैं, तोप गोला बारूद जो उड़ा दिया है, ठीक बात है, तो खर्चा तो देना पड़ेगा। और देखिए, तीसरी संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही संधि जो है दूसरे ओंगल मैसूर युद्ध का कारण बनेगी। इसमें यह तय हुआ था कि अगर कोई अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करेगा तो हैदर अली अंग्रेजों का साथ देगा, और कोई हैदर अली के ऊपर आक्रमण करता है तो अंग्रेज उसका साथ देंगे। ठीक बात है। इस तीसरे बिंदु से ही मैं दूसरा ओंगल मैसूर युद्ध शुरू करवाऊंगा। चलिए देखिए, परंतु तीसरे बिंदु का अंग्रेजों ने सम्मान नहीं किया और अंग्रेजों ने धोखा दिया। कैसे? 1771 में तीसरी बार मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। ठीक होगी बात, आप देख सकते हैं। तो अब अंग्रेजों ने हैदर अली की मदद करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया, जिस कारण हैदर अली जब तक जिया अंग्रेजों से नफरत करता रहा, और हैदर अली समझ गया कि अब अंग्रेजों के पास विश्वास करना सही नहीं है। अब वो संधि की जो शर्त थी वो अपने आप ही, आप देख लीजिए, ये अपने आप ही संधि डिसॉल्व होगी, क्योंकि अंग्रेजों ने संधि को मानने से मना कर दिया। अब संधि डिसॉल्व होगी तो पुनः युद्ध शुरू होना है। चलिए तो देखते हैं दूसरा ओंगल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। क्या कारण थे? हैदर अली ने अंग्रेजों पर आरोप लगाया कि आपने 1769 की मद्रास की संधि का उल्लंघन किया है, क्योंकि जब 1771 में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया तो आपने संधि के अनुरूप आपको सहायता देनी चाहिए थी मेरी, आपने नहीं की। चलिए, दूसरा, अंग्रेजों ने माहे पर अधिकार कर लिया। माहे फ्रांसीसी बस्ती थी, आप कहें तो मैं आपको दिखाऊं मैं मैप में, चलिए दिखा देता हूं एक बार, मैं भी दिखाई भी थी आपको, एक बार देख लेते हैं माहे कहाँ है, फिर हम आगे चलेंगे। ये रही माहे, ठीक बात है, आप देख लीजिए मैसूर के क्षेत्र में है माहे, और इस पर अंग्रेज अधिकार कर रहे हैं। तो देखिए संघर्ष तो होना ही है, तो वहीं चलता हूं मैं, आप आ जाइए मेरे साथ। चलिए, कहाँ गया? ये रहा। देखिए, अंग्रेजों ने माहे पर अधिकार कर लिया। माहे फ्रांसीसी बस्ती है और हैदर अली के क्षेत्र के बहुत करीब है, तो अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, जो मैसूर राज्य की थी, मैसूर राज्य में थी। इससे मैसूर राज्य और अंग्रेजों के बीच तनातनी क्या हो गई? बढ़ गई, दूरियां और बढ़ गई। तीसरा पॉइंट,
हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ 1779 में निजाम और मराठों के साथ मिलकर एक त्रिगुट बना लिया। अब हैदर अली ने ही पहले त्रिगुट बना लिया, ठीक बात है। अब देख लीजिए आप, पहला जब औंगल मैसूर युद्ध हुआ था तो उसमें पहले अंग्रेजों ने गुट बनाया था, हैदर अली ने कूटनीति से उस गुट को तोड़ा था। अब जो दूसरा युद्ध हो रहा है, हैदर अली ने पहले ही गुट बना दिया और अंग्रेज डर गए हैं, अंग्रेज संक्षिप्त हो गए हैं, सशंकित हो गए हैं कि भाई अब तो युद्ध होना लाजमी है। तो दूसरे युद्ध में भी मैसूर, मराठे प्लस निजाम वर्सेस अंग्रेज, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक बात है। तो चलिए आगे चलता हूं। चलिए 1780 में हैदर अली विशाल सेना लेकर, अब हैदर अली अटैकिंग हो रहा है, अब तक वो डिफेंसिव था, अंग्रेजों की चालबाजियां समझ चुका था। आप ये कहिए ये भी एक प्रतिक्रिया है, क्योंकि हैदर अली से पहले अंग्रेज माहे पर कब्जा कर चुके हैं, तो अब हैदर अली का नंबर ना था कुछ करने का, ठीक बात है। तो हैदर अली ने क्या किया, हैदर अली ने अंग्रेजों के मित्र कर्नाटक के नवाब पर आक्रमण कर दिया। कर्नाटक का नवाब भाग गया, मद्रास में शरण ली। जब यह बात अंग्रेजों को मालूम हुई तो उन्होंने हैदर अली के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तो आप समझ गए तात्कालिक कारण, इसे आप बोलेंगे तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण अंग्रेजों का माहे पर अधिकार और प्रतिक्रिया में हैदर अली का कर्नाटक पर आक्रमण, यही उस समय के दूसरे औंगल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण है। चलिए, हैदर अली के विरुद्ध एक सेना मद्रास से भेजी गई। मद्रास में कौन है, हेक्टर मुनरो है। दूसरी सेना कर्नल बेली के नेतृत्व में भेजी गई। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज, कई बार ये गवर्नर्स पूछे जाते हैं कि युद्ध में नेतृत्व कौन कर रहा था। चलिए, तो दूसरी सेना बेली के नेतृत्व में गुंटूर से और एक मद्रास से हेक्टर मुनरो आया मद्रास से। याद है मुनरो, कहीं पढ़ा आपने, मुनरो पढ़ा होगा हमने, कैप्टन रीड और मुनरो पढ़ा हमने, भूमि व्यवस्था में हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था में मुनरो का नाम पढ़ा है। चलिए, हैदर अली ने कर्नल बेली को पराजित कर दिया और अर्काट, कर्नाटक का क्षेत्र है, अधिकार कर लिया। बेली की पराजय सुनकर हेक्टर मुनरो मद्रास वापस भाग लिया। चलिए, तो जब अंग्रेजों की पराजय का समाचार बंगाल पहुंचा तो वॉरेन हेस्टिंग ने अब आयरकूट को भेजा है। तो आप देखिए, बेली तो पराजित हुआ, मुनरो ने कहा मैं तो अपनी भूमि व्यवस्था ही कर लूंगा। अब हेस्टिंग ने क्या करा, गवर्नर जनरल कौन है, गवर्नर जनरल हेस्टिंग है बंगाल का, उसने आयरकूट को भेजा है। आयरकूट सेना दक्षिण भेजी, आयरकूट ने कूटनीति का प्रयोग किया। अब देखिए कूटनीति किसकी, आयरकूट की कूटनीति से मराठे और निजाम को अंग्रेजों ने अपने पक्ष में कर लिया। अब देखिए, इस पहले युद्ध में शुरुआत हुई थी कि अंग्रेजों ने मराठे और निजाम को अपनी तरफ लिया था, लेकिन टूट करके अंग्रेजों से वो चले गए थे हैदर अली की तरफ। लेकिन दूसरे औंगल मैसूर युद्ध में क्या हो रहा है, शुरुआत में तो ये हैदर अली के साथ है, लेकिन बाद में ये टूट कर कहां चले जाएंगे, बाद में ये टूट कर अंग्रेजों की तरफ चले जाएंगे। अब हैदर अली कमजोर पड़ जाएगा, ठीक है। तो हैदर अली की कमर टूटनी थी। चलिए देखते हैं, तो 1781 में आयरकूट और हैदर अली के बीच में युद्ध हो रहा है, पोर्टो नोवा का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। और कौन सा, पीली लोर का युद्ध। इन दोनों युद्धों में हैदर अली परास्त हो गए, ठीक बात है, ठीक हो गया, हैदर अली को परास्त हो गए। पोर्टो नोवा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हैदर अली परास्त हुए थे। लेकिन हैदर अली ने कर्नल ब्रेथवेट को अगले ही बार अधीन अंग्रेजी सेना को परास्त किया था, ठीक बात है। अभी अंग्रेजों से युद्ध चल ही रहा था, हैदर अली ना पोर्टो नोवा के युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए थे। तो 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई, ठीक बात है। देखिए, और आयरकूट भी 1783 में मर जाएगा मद्रास में, ठीक हो की बात, दोनों को याद रखिएगा। तो दोनों जो युद्ध के हीरो हैं, हैदर अली भी पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित हुआ था। सामान्य थे किताबों में पोर्टो नोवा का ही युद्ध दिया रहता है। हैदर अली पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित हुआ था, लेकिन युद्ध में वहीं नहीं मारा गया था, थोड़े समय बाद मारा गया था क्योंकि घायल हो गया था। इसी तरह से आयरकूट भी अगले साल 83 में मारा गया। अब ये तो हो गया। चलिए, तो मंगलोर की संधि। चलिए, तो हैदर अली की पराजय के बाद दूसरा औंगल मैसूर युद्ध जो समाप्त हो रहा है, मंगलोर की संधि से समाप्त हो रहा है 1784 में, ठीक बात है। आप देख लीजिए दोनों पक्षों ने क्या हुआ, एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को लौटा दिया। चलिए देखिए, युद्ध लेकिन अभी भी निर्णायक नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं दूसरा युद्ध जो है निर्णायक नहीं हुआ है, दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्रों को लौटा दिया है, ठीक बात है।
तो मंगलोर की संधि किसने की? मंगलोर की संधि हो रही है 1784 में टीपू प्लस किसके बीच हो रही है? प्लस अंग्रेजों के बीच हो रही है, याद रखिए। और मंगलोर की संधि के द्वारा दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को लौटा दिया है। ये समझ लीजिए थोड़े समय की शांति हुई है, अभी कोई भी पराजित नहीं हुआ है, दोनों घायल पड़े हैं और हैदर अली की मृत्यु हो गई है। तो उधर अंग्रेज सेनापति आयरकुट की मृत्यु हुई है। चलिए अगले चलता हूं। तीसरा ओंगल मैसूर युद्ध। अब पूरी तरह से नेतृत्व किसके पास है? टीपू के हाथ में है नेतृत्व। ठीक बात है। मंगलोर की संधि के अनुसार ट्रावणकोर राज्य अंग्रेजों के संरक्षण में था। ठीक बात है। अभी मैं आपको पीछे दिखाया भी था, ट्रावणकोर राज्य केरल के क्षेत्र में था। वो ट्रावणकोर राज्य किसके अधीन था? अंग्रेजों के अधीन था। ठीक बात है। देखिए अब ट्रावणकोर राजा ने क्या किया? कोचीन राज्य के 2 क्षेत्र जयकोट और क्रगानूर डचों से खरीद लिए। ठीक बात है। तो टीपू ने इसका विरोध किया क्योंकि कोचीन जो है टीपू के अधीन थी। अब देखिए टकराव कैसे हुआ, आप ऐसे समझिए ट्रावणकोर अंग्रेजों के पास है, अंग्रेजों के अधीन है, कैसे ट्रावणकोर टीपू के अधीन नहीं है। और दूसरी तरफ कोचीन ट्रावणकोर टीपू के पास नहीं है, ट्रावणकोर अंग्रेजों के अधीन है तथा कोचीन जो है वो टीपू के अधीन है। तो कोचीन के राजा से यानी टीपू के अधीन राजा से अंग्रेजों के अधीन राजा ने 2 क्षेत्र खरीदे, जयकोट और क्रगानूर, जिसका टीपू ने विरोध किया है। ठीक बात है। और ट्रावणकोर के राजा पर दबाव बना रहा टीपू कि भाई साहब वापस कर दे इन दोनों क्षेत्रों को। अब ट्रावणकोर के राजा के सर पे कौन बैठा हुआ है? अंग्रेज बैठे हुए हैं। तो वो तो नहीं डरा और उसने मना कर दिया। अब ट्रावणकोर के ऊपर टीपू क्या करेगा? आक्रमण करेगा। दूसरा कारण ये था कि ट्रावणकोर ने मैसूर राज्य के कुछ अपराधियों को अपने यहाँ शरण भी दे रखी थी। अब टीपू मजबूर हो गया, तो टीपू ने 14 दिसंबर 1789 में ट्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। ठीक बात है। अब ट्रावणकोर के सर पे कौन बैठा हुआ था? ट्रावणकोर के सर पे अंग्रेज बैठे हुए थे। तो ठीक है, कॉर्नवालिस ने भी टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस समय कौन है गवर्नर जनरल? कॉर्नवालिस है। तीसरे ओंगोल मैसूर युद्ध में कॉर्नवालिस है 1786 से 93। मैं आपको कॉर्नवालिस पढ़ाया था जब भूमि सुधार पढ़ाए थे, तो इन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, हम पढ़ चुके हैं। तो कॉर्नवालिस ने भी टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। चलिए अब देखिए, युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व इस बार फिर अंग्रेजों ने मराठी और निजाम को अपनी ओर मिला लिया है। और इस संधि को क्या कहा गया? त्रिगुट संधि। त्रिगुट संधि कहा गया है, जो टीपू के विरुद्ध हुई है। अंग्रेजों ने मराठी और निजाम को अपनी ओर मिलाया है। चलिए अब 1790 में जनरल मिडोस के नेतृत्व में मैसूर पर आक्रमण किया गया, लेकिन मिडोस पराजित हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए अब मिडोस के पराजित होते ही ना कॉर्नवालिस खुद सेना लेकर आ गया। आप देख लीजिए, कॉर्नवालिस का मैं आपको बताऊं, कॉर्नवालिस अभी अमेरिका के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में पराजित होकर आया था। तो लेकिन ये एक सैनिक भी था। ठीक बात है। तो अब ये खुद सेना लेकर आ गया कॉर्नवालिस। और श्रीरंगपट्टनम आप जानते हैं टीपू की राजधानी है। चलिए, और उसने उसे घेर लिया और घमासान युद्ध हुआ जिसमें टीपू पराजित हो गया है। 1791 में कॉर्नवालिस के विरुद्ध टीपू पराजित हो रहा है। अब पराजित हो गया, देखिए, लेकिन इस समय युद्ध सामग्री नहीं मिल रही थी, अंग्रेजी सेना में बीमारी फैल गई थी। ठीक बात है। तो इस बार अंग्रेजों का पीछे हटना पड़ा, टीपू ने आक्रमण किया। चलिए देखिए, अब तीनों की संयुक्त सेना किस किस की? टीपू की अंग्रेजों की, मराठों की, निजामनी, तीनों की संयुक्त सेना ने एक बार फिर से टीपू के क्षेत्र को घेर लिया है, श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया है। आप वहीं से समझिए। और टीपू घिर गया है और टीपू को अंततः 1792 में अपनी राजधानी में संधि करनी पड़ रही है, जिसका नाम है श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो कॉर्नवालिस है वर्सेस टीपू है। 1792 में तीसरे ओंगल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित हो गया है और संधि कर रहा है, जिसका नाम है श्रीरंगपट्टनम की संधि। चलिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में है। संधि टीपू बुरी तरह पराजित हुआ था और टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। नंबर 1 बात टीपू को, और 3 करोड़ रुपए युद्ध हर जाने के रूप में देने पड़े। नंबर 2 बात, और ये अंग्रेजों ने क्या कहा, जब तक पैसे नहीं देगा तो टीपू के 2 पुत्रों को अंग्रेजों ने बंधक बना लिया। इस प्रकार से देखिए पैसे की भी हानि हुई है
और सामरिक दृष्टि से। क्यों? क्योंकि आधा राज्य भी टीपू का चला गया है। आर्थिक के साथ साथ सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से भी टीपू का राज्य कमजोर हो गया है। ठीक होगी बात। चलिए आगे चलता हूं। चौथा ओंगल मैसूर युद्ध 1799। चौथा ओंगल मैसूर युद्ध का जो कारण है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय कारण है। ठीक बात है। इस समय नेपोलियन का यूरोप में उत्थान हो रहा था। ठीक बात है। अब नेपोलियन का यूरोप में उत्थान हो रहा था और यहाँ पे गवर्नर जो जनरल जो है वो वेलेजली है। वेलेजली आएगा 1798 से 1805। वेलेजली पर बड़ा दबाव था क्योंकि इन्हें लग रहा था कि फ्रांस जो है भारत पर आक्रमण ना कर दे। अगर फ्रांस ने बाहर से आक्रमण किया और ये आंतरिक शक्तियां टीपू वगैरह फ्रांस के नेपोलियन से मिल गए तो इन्हें अंग्रेजों को खतरा था कि हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वेलेजली ने भारतीय राजाओं के विरुद्ध एक संधि चलाई थी जिसका नाम था सहायक संधि। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, आपको सारे गवर्नर जनरल पढ़ाऊंगा तो सहायक संधि क्या थी। चलिए, जिसे टीपू ने अस्वीकार कर दिया। टीपू ने कहा मैं सहायक संधि स्वीकार नहीं करूंगा। सहायक संधि में होता क्या था, आप ये समझ लीजिए, कोई भी राज्य जो सहायक संधि स्वीकार करता था वो अंग्रेजों के अधीन फंस जाता था और इस तरह फंस जाता था कि उसको कभी स्वतंत्र ही नहीं हो पाता था। उसको अपना अंग्रेजों का रेजिडेंट अपनी राजधानी में रखना पड़ता था। अंग्रेज उसकी सुरक्षा की गारंटी लेते थे। इस प्रकार से बहुत बुरी दुर्गति हो जाती थी। तो टीपू ने मना कर दिया। टीपू एक स्वतंत्र राज्य था तो ये तात्कालिक कारण था। इसके अलावा भी क्या कारण थे वो देख लेते हैं। चलिए देखिए, चौथा ओंगल मैसूर युद्ध होने से पहले अंग्रेजों ने निजाम और मराठों को कह दिया कि युद्ध में जीत के बाद आपको 3 हिस्सों में बटेगा मैसूर। देखिए, मराठे और निजाम की लालच आ गया उन्हें तो। चलिए, अब कौन कर रहा है चौथे ओंगल मैसूर युद्ध का नेतृत्व? वेलेजली हैरिस। ठीक है, वेलेजली का भाई है ये, वेलेजली हैरिस, और स्टुअर्ट ने नेतृत्व प्रदान किया। याद रखिएगा, गवर्नर जनरल वेलेजली नहीं है ये, वेलेजली, वो भी वेलेजली, देखिए सर नहीं, ये वेलेजली का भाई है हैरिस वेलेजली। ठीक होगी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टुअर्ट ने नेतृत्व प्रदान किया। चलिए, 4 मई 1799 को टीपू ने संयुक्त अंग्रेजी सेना से बहादुरी से लड़ा और लड़ते हुए टीपू मारा जाएगा। संयुक्त सेना मतलब मराठे, निजाम और अंग्रेजों की सेना। ठीक बात है। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पे टीपू मारा गया है। फिर से वाडियार वंश के एक बालक कृष्ण राय को गद्दी पर बिठा लिया और बाकी उसके आसपास का सारा कनारा, कोयम्बटूर, श्रीरंगपट्टनम तक सब अपने राज्य में मिला लिया और नाम मात्र के लिए वाडियार वंश के राजा को ही गद्दी पर बिठा लिया। ठीक बात है। अब जीत गए हैं और मैसूर राज्य समाप्त हो गया है। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मार्कविक्स की उपाधि प्रदान की थी। आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मार्कविक्स की उपाधि प्रदान की थी किसे? वेलेजली को। चलिए, अब कुछ तथ्य हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। कह रहा 1749 में हैदर अली ने नंदराज के अधीन अपने जीवन की शुरुआत की थी। बिल्कुल ठीक बात है, यहीं से अपना जीवन शुरू किया था। चलिए, नंजराज जो था किस पद पे था मैसूर में? राजस्व और वित्त नियंत्रक के पद पे था नंजराज। ठीक बात है। 1755 में हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से, किसके सहयोग से? फ्रांसीसियों के सहयोग से एक शस्त्रागार की स्थापना की थी। कहां पे? डिंडीगुल में। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। 1755 में हैदर अली ने डिंडीगुल में फ्रांसीसियों के सहयोग से शस्त्रागार की स्थापना की थी। देखिए, मंगलोर की संधि वॉरेन हेस्टिंग ने कब हुई थी? मंगलोर की संधि 1784 में, याद होगा। दूसरे ओंगल मैसूर युद्ध के बाद पहले में मद्रास की संधि हुई थी, दूसरे में मंगलोर की संधि के बाद वॉरेन हेस्टिंग ने कहा था, यह लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है? कह रहा मैं विश्वास करता हूं मैंगलोर की संधि के बाद भी जो हम हैं कर्नाटक को खो देंगे। ये कथन है, ज्यादा कोई वो नहीं है, आप याद रखिएगा। वॉरेन हेस्टिंग ने कहा था भले ये संधि हो रही लेकिन हमें लगता नहीं कि हमें कर्नाटक मिलेगा, हम कर्नाटक को खो देंगे। यानी कि ये संधि जो है अकलमंदी का प्रतीक नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग। चलिए, टीपू पढ़ा लिखा और योग्य शासक था जिसे उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान था। बिल्कुल ठीक बात है। टीपू ने नई मुद्रा चलाई। बिल्कुल ठीक बात है। नई मापतोल प्रणाली चलाई और नया संवत भी चलाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे याद रखिएगा। टीपू ने श्रृंगेरी तमिलनाडु में आप जानते हैं जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए धन दिया था। देखिए, जो मराठे थे, मराठों ने ये श्रृंगेरी के मठ पे हमला करके लूटपाट मचाई थी। तो टीपू को इस बात का पता लगा तो टीपू ने धन दिया था और मरम्मत भी करवाई थी। ठीक बात है। टीपू फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित था। आप याद रखिएगा, टीपू के दौरान, इसी दौरान ही 1789 में
फ्रांस में क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व। और टीपू के ऊपर फ्रांस की क्रांति का बहुत प्रभाव था। आप देखेंगे टीपू फ्रांस का ही सहयोग से अपना साम्राज्य खड़ा करने का प्रयास करेगा। तो देखिए, टीपू ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर अपनी राजधानी में श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। इसका मतलब आप समझ गए, इसका मतलब वो फ्रांस की क्रांति से बहुत ज्यादा प्रेरित था। कौन? टीपू सुल्तान। ठीक होगी बात, ये पेपर में क्वेश्चन आता है ये। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों के लिए उसने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। इसने विदेशों तक में दूत भेजे थे और विदेशी आए, फ्रांसीसी मेरे राज्य में आए, तो उसने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। चलिए, टीपू ने विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने के लिए और अंग्रेजों के विरुद्ध अरब, कुस्तुनतुनिया, काबुल, मॉरिशस तक के दूत मंडल भेजे थे। ठीक होगी बात, आप देख सकते हैं। तो टीपू की सोच एक अंतर्राष्ट्रीय सोच है, आप ऐसे मत सोचिएगा। टीपू ने देखिए नौसेना बोर्ड का भी गठन किया था अपने यहाँ पे 1796 में। तो इंपॉर्टेंट बात है, टीपू ने जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया और सीधा रैयतों से संपर्क किया, यानी रैयतवाड़ी पे जोर दिया। इसने किसानों की सुधार के लिए प्रयास किया है। ठीक बात है। और पॉलीगरों को जो करमुक्त भूमि मिली हुई थी वो समाप्त कर दी। देखिए, पेपर में कई बार पूछा गया पॉलीगर कौन थे। पॉलीगर दक्षिण भारत में हथियार रखने वाले जमींदार थे जिन्हें बड़ी बड़ी जागीरें मिली हुई थी और अनुवांशिक अधिकार मिले हुए थे। तो टीपू ने पॉलीगरों के विरुद्ध भी अभियान चलाया था। ठीक बात है, याद रखिएगा। टीपू ने उद्योगों की स्थापना की और व्यापारिक वृद्धि के लिए देखिए मस्कट और मुंज अदन में अपने प्रतिनिधि एजेंट नियुक्त किए थे जिससे व्यापारिक वृद्धि हो। तो आप टीपू की सोच को ऐसे मत सोचिए कि संकीर्ण सोच थी। देखिए, विदेशों से संबंध स्थापित कर रहा है, दूत भेज रहा है, अपने यहां पर भी जैकोबिन क्लब की स्थापना कर रहा है, फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। आप देखिए, उस समय संचार साधन भी नहीं थे। उस समय टीपू फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है 1789 की, और अपने यहाँ पे स्वतंत्रता का वृक्ष लगा रहा है। तो आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सोच है, दूरदर्शिता का प्रतीक है टीपू की। ठीक है, चलिए। तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध। तीसरा ओंगल मैसूर युद्ध में 1792 में संधि कौन सी हुई थी? 1792 में संधि हुई थी जिसका नाम था श्रीरंगपट्टनम की संधि। गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने क्या कहा था? कॉर्नवालिस ने कहा था हमने बिना अपने मित्रों को मजबूत किए, यानी मित्र कौन थे इनके? मराठे और निजाम। उन्हें कुछ दिया ही नहीं था इन्होंने, हमने अपने शत्रु को कमजोर कर दिया। शत्रु को किसे? टीपू को हरा दिया इन्होंने। ये बड़े चालू थे, ये कथन कई बार पेपर में आ चुका है। चौथा एंगल मैसूर युद्ध वेलेजली ने जीता था। आप जानते हैं वेलेजली ने पता क्या कहा था? पूर्व का साम्राज्य आज हमारे कदमों में पड़ा है। इसका मतलब आप समझते हैं टीपू कितनी बड़ी बाधा थी भारत विजय में अंग्रेजों के। तो जब वेलेजली ने टीपू को पराजित किया तो उसका एक कथन दर्शाता है कि टीपू एक बड़ी शक्ति थी और उसने कहा पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में पड़ा है। ठीक है, देखिए पालक्कड़ का किला। पालक्कड़ का किला टीपू का किला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पालक्कड़ टाउन के मध्य में स्थित है। इसका निर्माण 1766 में किया गया था, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है। नहीं, याद रखिएगा पालक्कड़ का किला किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। टीपू सुल्तान खुद को नागरिक टीपू कहता था। बिल्कुल ठीक बात है। टीपू के ऊपर ना कुछ आरोप भी लगते हैं कि वो धर्मांध भी था। ठीक है, आजकल भी आपने देखा होगा न्यूज में। तो देखिए, एक है विलियम लोगान, लेखक हैं विलियम लोगान। विलियम लोगान ने एक किताब लिखी जिसका नाम है मालाबार मैनुअल। मालाबार मैनुअल में विलियम लोगान ने क्या लिखा है आप देख लीजिए। कह रहा टीपू सुल्तान ने किस प्रकार 30,000 सैनिकों के दल के साथ कालीकट में तबाही मचाई थी। टीपू सुल्तान खुद हाथी पर सवार था और उसके पीछे विशाल सेना चल रही थी। पुरुषों और महिलाओं को सरेआम फांसी दी गई और उनके बच्चों को भी फांसी दी गई। और ये कहते हैं कि ये कालीकट के हिंदुओं को मारा था, तो इसलिए कई बार टीपू पर यह आरोप लगाते हैं कि टीपू धर्मांध था। लेकिन आपने देखा पीछे श्रृंगेरी के मठ शंकराचार्य के कहने पर टीपू ने ही उस मठ की मरम्मत करवाई थी, जबकि उस मठ की लूटपाट जो है मराठों ने की थी। तो आप ऐसे संकीर्णता से इतिहास को नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है की बात। चलिए, तो आप देख लीजिए विलियम लोगान की पुस्तक है मालाबार मैनुअल, उसमें ये जिक्र आता है। चलिए, देखिए टीपू पूरा हो गया। मेरे हिसाब से जो संभवतः क्वेश्चन थे, पॉसिबल क्वेश्चन थे, मैंने सभी आपके सामने परोस दिए हैं और मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तब मैं आपको और अच्छी वीडियो दे पाऊंगा। मुझे लगेगा कि भाई कई हज़ार लोग देख रहे हैं, तब मैं अच्छी वीडियो बना पाऊंगा। ठीक है, नहीं तो मुझे भी बहुत मज़ा नहीं आ रहा है अभी तक। ठीक है, थैंक यू।